जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 23 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कि कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। तो आपको याद रखना है किसने रिकमेंड किया है कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। तो ये रिकमेंडेशन आई है नीति आयोग से। कंफ्यूज नहीं होना है आपको किसी और बॉडी से, ये आई है नीति आयोग से। ये रिकमेंडेशन आई है नीति आयोग से। क्या रिकमेंडेशन आई है? कोकिंग कोल को ऐड करना। कहाँ पे ऐड करना? तो इंडिया की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में। ठीक है, इंडिया की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट है जिसमें 22-25 तो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी बात करी गई है। तो उसमें कोकिंग कोल को इंक्लूड करने का रिकमेंडेशन दिया है नीति आयोग ने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 डायमेंशन याद रखने हैं। सबसे पहले तो याद रखना है किस बॉडी ने इसका रिकमेंडेशन दिया है, किस चीज़ का रिकमेंडेशन दिया है। तो कोकिंग कोल का रिकमेंडेशन दिया है। कहाँ पे? तो क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। हो सकता है आपसे यही बोल दे कि अभी नीति आयोग ने हाल में ही रिकमेंड किया था कि कोकिंग कोल के लिए क्या किया जाए। तो हो सकता है आपको बोल दिया जाए कि डीफेस कर दिया जाए, इसका यूसेज बंद कर दिया जाए, या इसको इंक्लूड कर लिया जाए क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में। तो ऐसे करके काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपके सामने दे सकते हैं और आपको आपका आंसर सही या गलत हो सकता है आपकी प्रिपरेशन के अनुसार। तो आपको याद रखना है कोकिंग कोल को रिकमेंड किया गया है क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। किसने किया है? तो नीति आयोग ने किया है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है कि कोकिंग कोल जो है ये क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। ठीक है, क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। अभी हम लोग देखेंगे ये कहाँ यूज होता है। ठीक है, इंडिया की अगर सिचुएशन देखें कोकिंग कोल में, तो ये इंडिया जो है इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इंडिया इंपोर्ट करता है एटलीस्ट 85% ऑफ इट्स कोकिंग कोल। ठीक है, तो इसलिए ये और ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जाए, 85% को कम किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। ठीक है, क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। अभी देखेंगे कहाँ पे ये इसका यूज होता है। ठीक है, डोमेस्टिक रिजर्व्स है इंडिया के पास तो लगभग 16.5 बिलियन टन ऑफ मीडियम कोकिंग कोल एंड 5 बिलियन टन ऑफ प्राइम कोकिंग कोल रिजर्व्स है इंडिया पे। ठीक है, तो इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि रिजर्व्स नहीं है, इंडिया के पास रिजर्व्स हैं। साथ ही साथ इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी बहुत हाई है। तो आपको याद रखना है 85% तक की जो इंडिया के ऊपर इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कोकिंग कोल को लेकर है। ठीक है, तो हो सकता है आपसे यही पूछ लेना क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, कि इंडिया इज नॉट इम्पोर्टिंग एनी कोकिंग कोल। तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि इंडिया जो है हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे कोकिंग कोल को लेकर। ठीक है, 2023-24 की इंपोर्ट स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो लगभग 58 मिलियन टन कोकिंग कोल इंपोर्ट किया गया था, जिसकी वैल्यू हो जाती है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 1.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू तक का कोकिंग कोल लास्ट ईयर 23-24 में इंपोर्ट किया गया था। अब सिग्निफिकेंस क्या है कोकिंग कोल का? बात इतनी हो रही है कि इतना इंपोर्ट डिपेंडेंस है, इतना वैल्यू का इंपोर्ट किया गया, पर एक्चुअली में काम क्या है कोकिंग कोल का ये भी देख लेते हैं। तो कोकिंग कोल जो है 42% स्टील प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो 42% तक की जो स्टील की प्रोडक्शन होती है उसमें कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। ठीक है, इसीलिए ये क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कोकिंग कोल को इंक्लूड करने के लिए क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में। इंडिया इंपोर्ट करता है 85% कोकिंग कोल। इंडिया के पास अपने रिजर्व्स हैं, 16 बिलियन टन रिजर्व है मीडियम कोकिंग कोल के, जो थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी का है, और अच्छी क्वालिटी वाला जो प्राइम कोकिंग कोल रिजर्व्स है वो 5 बिलियन टन के। लास्ट ईयर 58 मिलियन टन का कोकिंग कोल इंपोर्ट किया गया था, और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये 42% तक लगभग स्टील प्रोडक्शन में यूज होता है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है जॉब्स एट योर डोर स्टेप। ठीक है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप। कंफ्यूज नहीं होइएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हो सकता है कई बार ये हो जाता है कि जॉब से रिलेटेड जितनी भी पर्टिकुलर मैगजीन्स या इंडेक्स होते हैं तो वो आईएलओ जनरली क्या करता है? पब्लिश करता है। पर आपको ये याद रखना है जॉब्स एट योर डोर स्टेप जो है ये किसकी पब्लिशिंग है? ये वर्ल्ड बैंक की पब्लिशिंग रिपोर्ट है। ठीक है, पूरा नाम है इसका जॉब्स एट योर डोर स्टेप, जॉब डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट्स। ठीक है, इसको पब्लिश किया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है या पब्लिश किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट का क्या पर्पस था? तो इसमें स्किल्स गैप को एनालाइज करना। ठीक है, स्किल गैप का एनालिसिस करना, जो हमारे विद्यालयों में, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इंडस्ट्री रिलेवेंट है, इंडस्ट्री डिमांड ड्रिवन है या नहीं है। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्किल गैप एनालिसिस। मतलब आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं और जब आप जॉब मार्केट में एंटर करते हैं तब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इस पूरे जो गैप को कहते हैं स्किल गैप एनालिसिस।
साथ ही साथ करिकुलम अलाइनमेंट, जो करिकुलम है वो अलाइंड है कि नहीं लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री डिमांड के साथ। जैसे लोकल इंडस्ट्री है, मान लीजिए भदोही में कारपेट बनता है, तो क्या कारपेट रिलेटेड कोई भी ऐसा करिकुलम है जिसमें कारपेट बनाना सिखाया जाता हो, कारपेट को जो भी कारपेट से रिलेटेड चीज़ें से स्किल्स चाहिए होती है, उनकी टेक्निक्स चाहिए होती है, क्या उस तरीके की जो करिकुलम है वैसा है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए करिकुलर अलाइनमेंट के लिए भी ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। और स्टार्स इनिशिएटिव के लिए, ठीक है, फोकसेस ऑन 6 स्टेट्स अंडर स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। तो स्टार्स प्रोजेक्ट के लिए भी ये पब्लिश किया गया था, ये लॉन्च किया गया था ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स कवर्ड है देख लीजिए, हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि कौन से स्टेट कवर्ड है। तो हिमाचल प्रदेश है, केरला है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और राजस्थान है। ठीक है, ये 6 स्टेट्स कवर किए गए हैं वर्ल्ड बैंक की जॉब्स एट योर डोर स्टेप और जॉब डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट्स की रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांजैक्शन लिमिट रेज कर दी है। तो दो चीज़ों के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट रेज की गई है आरबीआई द्वारा, देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूपीआई 123 पे, ठीक है, यूपीआई 123 पे क्या है, तो इसमें बिना इंटरनेट के भी आप क्या कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बिना इंटरनेट एक्सेस के भी क्या हो सकता है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी गई है, इसकी लिमिट 5000 थी पहले, अब 10,000 तक की लिमिट कर दी गई है। मतलब ट्रांजैक्शंस 10,000 तक के किए जा सकते हैं बिना इंटरनेट एक्सेस किए। ठीक है, बिना इंटरनेट, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं नहीं है, हिली एरियाज में या ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे 10,000 तक का ट्रांजैक्शन यूपीआई 123 पे से किया जा सकता है। ठीक है, तो यूपीआई 123 पे क्या है, ये अलाउ करता है फोन यूजर्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए विदाउट इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, तो ये बात हो गई यूपीआई 123 पे की। यूपीआई लाइट वॉलेट की बात करते हैं, तो इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है 2000 से 5000 तक की। ठीक है, ये क्या करता है, स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस को इजी बना देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 5000 तक का आप स्टोर कर सकते हैं वॉलेट में। जैसे हमारे यहाँ होता है ना बटुआ या पर्स जिसको कहते हैं, तो ये डिजिटल पर्स है, डिजिटल वॉलेट है, जिसमें आप 5000 रुपये तक का स्टोर कर सकते हैं। इससे पहले ये लिमिट थी 2000 तक की, अब इसको बढ़ा के 5000 कर दिया गया है। ठीक है, तो क्विक ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, क्विक ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए ये यूपीआई लाइट यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूपीआई 123 की पे की लिमिट कहाँ से कहाँ तक बढ़ा के की गई है, 5000 से 10,000 कर दी गई है, और यूपीआई लाइट की 2000 से 5000। कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड की। तो एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने अनाउंस किया है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स। ठीक है, बीएसई सेंसेक्स क्या होते हैं, ये ऐसी कंपनीज को रेट करते हैं, इंडेक्स करते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई होती है। मतलब जो प्रीमियम कंपनीज, बेहतरीन कंपनीज होती है इंडिया की, उनको लिस्ट किया जाता है बीएसई सेंसेक्स में। तो ऐसे बीएसई 30 है, मतलब 30 बेहतरीन कंपनीज इंडिया की। बीएसई 50 है, मतलब टॉप 50 कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर बीएसई 100 है, तो इनके अलग अलग क्या है, इनके अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो बीएसई 30 में अगर बात करें, तो ये एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या बोला है, जो कि सब्सिडरी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, ये फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे बीएसई सेंसेक्स। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, कुछ कंपनीज अंदर आएंगी और कुछ कंपनीज 30 जो टॉप 30 कंपनीज है उससे बाहर जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो की चेंज क्या हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आपको यही देखना है कि जोमैटो विल रिप्लेस जीएसडब्ल्यू स्टील इन 30 स्टॉक बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स। ठीक है, तो बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स में क्या है, जेएसडब्ल्यू अब बाहर चला जाएगा इस इंडेक्स से, 30 कंपनीज की लिस्ट से, और जोमेटो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, डायरेक्टली हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि बीएसई सेंसेक्स रिकॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी कंपनी ने एग्जिट किया है। तो एग्जिट करने वाली जो कंपनी है वो जेएसडब्ल्यू स्टील है, नई कंपनी जो इंक्लूड होने वाली है वो है जोमेटो। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके की दूसरी कंपनी है, दूसरे इंडेक्स है, मतलब दूसरी कैटेगरी है बीएसई सेंसेक्स 50, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ऐड हुई हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो आपको पता होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी हाल ही में 14th महारत्न बना है ना, 14th महारत्न का दर्जा इनको दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में फॉर्म हुई थी, इनका हेडक्वार्टर्स है बैंगलोर। ठीक है, तो ये बात आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में भी याद रखिएगा। तो बीएसई सेंसेक्स 50 में कौन कौन सी इंक्लूड हुई हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, साथ ही साथ एग्जिट भी देख लीजिए बीएसई सेंसेक्स 50 में कौन कौन सी हुई है। तो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, बैंक नहीं, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एग्जिट कर गई है। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एग्जिट कर गई है, और एलटीआई माइंड 3, ये 3 कंपनीज हैं जो एग्जिट कर गई हैं बीएसई सेंसेक्स 50 से।
कौन सी नई इंक्लूड हुई है बीएसई सेंसेक्स 50 में? तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बीएसई 30 में कौन आया है नया? तो जोमेटो आया है। कौन गया है? तो जेएसडब्ल्यू स्टील गया है। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज को स्टैब्लिश किया गया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज की एक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को अभी हाल में ही स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? तो ये मेरीलैंड यूएसए में स्टैब्लिश किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन्यू याद रखिएगा। डायरेक्टली आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन यही पूछ ले कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज कहाँ पे फॉर्म किया गया है, तो आपको फ्लोरिडा दे देगा, आपको कैलिफोर्निया दे देगा, मैरीलैंड दे देगा, या कोई भी स्टेट दे देगा, वॉशिंगटन डीसी दे देगा, तो वहाँ पे कोई भी स्टेट का नाम आपको दे देगा। तो आपको पर्टिकुलरली याद रखना है कि मैरीलैंड यूएसए में एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन माइनॉरिटीज का फॉर्मेशन हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज मतलब जो भी माइनॉरिटीज इंडिया से हैं, जो अमेरिका में रहती है, उनका एक संगठन। ठीक है। ये क्या करेगा? ये आपस में यूनिटी और अपलिफ्टमेंट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, विद इन इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। इस बॉडी ने क्या किया है? इस बॉडी ने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया है पीएम मोदी को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने दिया है ये सम्मान? तो ये सम्मान दिया गया है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज ने। किसको? पीएम नरेंद्र मोदी जी को। कौन सा सम्मान है ये? तो ये ग्लोबल पीस अवार्ड है। ठीक है, ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट, याद रखिएगा, ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट किया गया था वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी एंड एआईएएम द्वारा, मतलब एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज द्वारा। ठीक है, ये एआईएएम के चेयरमैन की बात करें तो जसदीप सिंह है, जो कि नोटेड सिख फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, चैरिटी में काम करते हैं। ये चेयरमैन होंगे एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज के। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन होंगे? तो जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया की, वो सारा ही पार्टिसिपेशन होगा, चाहे वो सिख्स हो, क्रिश्चियंस हो, हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो या जीव्स हो। ठीक है, तो सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन जो भी माइनॉरिटी होती है हमारे इंडिया में, उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। किसके? एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज के। ठीक है, तो ये आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं केर स्टारमर। केर स्टारमर ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस फिर से शुरू किए जाएंगे। ठीक है, तो एफटीए जो टॉक्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स हैं, वो रिज्यूम की जाएंगी अर्ली 2025 से। ठीक है, क्यों रुक गई थी? क्योंकि अभी हाल ही में दोनों कंट्रीज में इलेक्शन, जिसकी वजह से ये रोक दी गई थी। ठीक है, तो एफटीए विल, और जो एफटीए शुरुआत हुई थी यूनाइटेड किंगडम से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो वो 2022 में ही शुरू हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 2022 में शुरू हुई थी। अगली चर्चा करते हैं फेंगल। फेंगल से, तो फेंगल क्या है? फेंगल, फंगल नहीं, फेंगल। फेंगल जो होता है ये साइक्लोन है। ठीक है, फेंगल नाम दिया गया है सऊदी अरेबिया द्वारा, तो आपको ये याद रखना है, सऊदी अरेबिया ने एक साइक्लोन को नाम दिया है जिसका नाम होगा फेंगल। ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? तो ये सदर्न अंडमान सी में फॉर्म हो रहा है, साउथ अंडमान सी में फेंगल नाम का साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, और इसको नामकरण किया है सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, अभी हाल में ही दाना आया था, साइक्लोन दाना। ठीक है, दाना आया था, और क्या आया था? यागी आया था। ठीक है, दाना और यागी आया था। बताइए दोनों का नाम क्या, दोनों का नाम किसने रखा था? और यागी के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। ठीक है, बताइए उसका नाम क्या है ऑपरेशन का? ठीक है, चलिए ऑपरेशन का नाम हम बता देते हैं। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था? वियतनाम, फिलीपींस और जगहों पे साउथ ईस्ट एशिया में रिलीफ वर्क प्रोवाइड किया गया था इंडिया की तरफ से, ऑपरेशन यागी के बाद जो तबाही मची थी उसको डील करने के लिए। ठीक है, अब आप यागी और दाना नाम किसने दिया है, किन कंट्रीज ने दिया है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने डेवलप किया है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाएगा, स्ट्रॉन्ग किसने डेवलप किया है? ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग जो डेवलप किया गया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। ठीक है, ये किसके लिए है? तो ये कंप्यूटेशनल लैंग्वेज है फॉर नैनोपोर रिसर्च। ठीक है, तो नैनोपोर रिसर्च को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए ये बनाया गया है, डेवलप किया गया है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, बस इतना याद रखिएगा। ये आपसे ये नहीं पूछेगा किस लिए लॉन्च किया गया है या इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग क्या है। तो स्ट्रॉन्ग जो है IISc डेवलप किया गया एक लर्निंग मॉडल है। ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल है जिसको डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने। ठीक है, नेक्स्ट कोलैबोरेशन की बात करें तो इसरो ने कोलैबोरेट किया है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी से गगनयान प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है इसरो ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है। तो पहले इसरो ने रशिया के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है गगनयान से लेकर। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, नया कोलैबोरेशन हुआ है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ। तो आपको डायरेक्टली
बेसिकली पूछा जाएगा कि इसरो और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने किस संदर्भ में कोलैबोरेट किया है, तो आपको याद रखना है गगनयान के संदर्भ में कोलैबोरेट किया है। या आपसे ये पूछेगा इसरो ने गगनयान के संबंध में किससे कोलैबोरेशन किया है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी से कोलैबोरेट किया है, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट का क्या पर्पज है, क्रू रिकवरी कोऑपरेशन होगा और कंटिजेंसी प्रिपेयर्डनेस होगी, ठीक है। क्रू रिकवरी कोऑपरेशन होगा और कंटिजेंसी प्रिपेयर्डनेस होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसरो ने गगनयान के लिए, गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है, कोलैबोरेशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला इन लालसीपारा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। और इस गौशाला का नाम होगा आदर्श गौशाला, ठीक है, आदर्श गौशाला। इसके ऑपरेटर कौन होंगे, तो ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बस याद रखिएगा ये कहाँ पे ये पहला मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला लॉन्च किया गया है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसमें पशुओं की संख्या होगी 10,000 कैटल की, ठीक है, 10,000 कैटल इसमें रखे जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जो वेस्ट वो होगा, वेस्ट जनरेट होगा, उसको वेल्थ में कन्वर्ट किया जाएगा बाय यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट टू जनरेट ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जैसे गोबर ओबर है जो जनरेट होंगे, तो इनसे क्या होगा, इनसे वेल्थ डेवलप की जाएगी, इनसे ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस किए जाएंगे, इसको मतलब कन्वर्ट करके ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस में लिया जाएगा काम, ठीक है। साथ ही साथ कंप्रेस बायोगैस प्लांट भी यहाँ पे लगा दिया गया है, जिससे क्या होगा 100 टन्स ऑफ कैटल डंग डेली एंड प्रोड्यूसेस 2-3 टन्स ऑफ बायो सीएनजी पर डे, ठीक है। तो क्या होगा, वेस्ट टू वेल्थ में ऐसे ही होगा कि ढेर सारा जो गोबर है उसको इकट्ठा किया जाएगा, कंप्रेस बायोगैस प्लांट में डाला जाएगा और फिर उससे बायो सीएनजी जनरेट की जाएगी, ठीक है। कोलैबोरेशन देख लीजिए किसका है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसमें कोलैबोरेट करेगा, ठीक है। हो सकता है आपसे यही पूछ ले किसने टेक्निकल कोलैबोरेशन दिया है गौशाला में, मॉडर्न गौशाला में, तो याद रखना है बीपीसीएल नहीं है, एचपीसीएल नहीं है, सेल नहीं है, गेल नहीं है, कोई नहीं है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। याद रखिएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड की है ग्वालियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पहली मॉडर्न सेल्फ सफिशिएंट गौशाला स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। कहाँ पे स्टैब्लिश की गई है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश की गई है। इसका की फीचर क्या है कि इसमें कंप्रेस बायोगैस प्लांट है, ठीक है, सीबीजी प्लांट है, ये बात याद रखिएगा, यहीं पे भी कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा कंप्रेस बायोगैस प्लांट यहाँ पे स्टैब्लिश की गई है। एक्सरसाइज सी विजिल 2024 अभी हाल में ही कंडक्ट की गई है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे कंडक्ट की गई है, ये 12,000 कोस्ट लाइन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पूरी तरीके से कवर की गई है सी विजिल 2024। और ये सी विजिल का 4th एडिशन होगा, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है, 36 घंटे का टैक्टिकल फेज इसमें कंडक्ट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है सी विजिल 2024 कहाँ पे कंडक्ट की गई है, तो ये इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कंडक्ट की गई है। इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो रेंज है वो है 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 200 नॉटिकल माइल्स। पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, तो नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, कोस्ट गार्ड है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, मरीन पुलिस है, और ढेर सारे लोग हैं, ठीक है। पहली बार कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट पार्टिसिपेटेड इन गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। सी विजिल कब शुरू हुआ था, तो 2018 में शुरू हुआ था, ठीक है, 2018 में शुरू हुआ था और ये 4th एडिशन है 24 में, ठीक है।